हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ाई लिखाई। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन के डिस्कस किया था, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन को और वेपर प्रेशर के लिए इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसी सॉल्यूशन उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेपर प्रेशर। यूजुअली अगर मैं आपको वेपर प्रेशर का सिनेरियो बताऊं कि किस तरीके से वेपर प्रेशर जनरेट होता है, सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कोई भी कंटेनर अगर लिक्विड है तो किस तरीके से बिहेवियर होता है उसका। तो सपोज कर लीजिए कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, कोई प्योर लिक्विड डाला हुआ है ना। एक कंटेनर ले लिया मैंने और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया। तो ये जो लिक्विड ए है, इस लिक्विड में होता क्या है कि जो अंदर का मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस पर चारों तरफ से एक इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यानी जो इस पर जो ये बल्क मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। और ये जो बल्क मॉलिक्यूल है, इस पर एफ नेट जो है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एफ नेट जो है आपका 0 के बराबर है। एफ नेट जो है आपका 0 के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका यहाँ पे आपका एक सरफेस मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर है आपका सरफेस का मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल है। और इस सरफेस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर में जो आपके पास में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नीचे की तरफ है, इसीलिए ये सरफेस पर है। ठीक है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नीचे की तरफ है, इसलिए सरफेस पर है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो आपका सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या कर दी है इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये क्या होता है आपका, ये मॉलिक्यूल आपका वेपर फेज में चला जाएगा। तो यानी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को जो सरफेस पर है लिक्विड के, उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर गई, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल आपका वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। यूजुअली क्या, spontaneous conversion of liquid molecule present in a surface of liquid into vapor molecule is known as evaporation। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, evaporation बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैसेस मॉलिक्यूल की। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की ऑर्डर का बात करूं, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की। ये इजीली क्या कर सकते हैं, आपका इजीली मूव कर सकते हैं। देन किसकी होती है, लिक्विड की। और देन सबसे किसकी होती है, सॉलिड की। सॉलिड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है आपके पास में, इसीलिए आपका वहां पर आपका ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हम लोगों को मॉलिक्यूल को लिक्विड सॉलिड से गैसेस स्टेट में भेजने के लिए या वेपर फेज में भेजने के लिए। नाउ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किन किन फैक्टर्स पे आपका ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, या आप लिखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें, सबसे पहले जो फैक्टर आपका डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका किस पर, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज को ध्यान रखना। तीसरा आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो आप देखिए घर में आपके
वाटर है और अगर मान लो हनी है, तो दोनों अलग तरीके के लिक्विड है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस चीज पे भी ध्यान रखना। चौथा जो आपको किस पे डिपेंड करता है, चौथा पर डिपेंड करता है ड्राई एयर पर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर सरफेस, ड्राई एयर ओवर सरफेस। अगर आप क्या करते हो, किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर ड्राई एयर को पास कराते हो, ठीक है, जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकती है ना, वो क्या कर सकती है, अब्सॉर्ब कर सकती है मॉइस्चर को। तो इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी आपका, देन रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता क्यों है, क्योंकि मॉइस्चर पास कराने से लिक्विड क्या करता है, पूरे सरफेस से लिक्विड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में, इसी को बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो ये तो इवेपोरेशन था, किस तरीके से इवेपोरेशन होता है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की बात करें अगर हम लोग, तो वो इस तरीके से, मान लो आपके पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में आपने लिक्विड को फिल कर दिया, लिक्विड को फिल कर दिया। अब हो क्या रहा है, इस कंटेनर से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल आपके वेपर फेज में होंगे, ये आपका वेपर फेज है, दिस इज योर वेपर फेज। जब ये वेपर फेज में है, तो ये वेपर फेज में जाते ही क्या करेंगे, इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये वेपर फेज में जाते ही क्या करेंगे, इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो बल्क में आपका एक मॉलिक्यूल है, इस पर नेट रिजल्टेंट क्या है, 0 है। तो यूजुअली क्या था कि जब टाइम आपके पास 0 था, तो जब टाइम 0 था आपके पास में, तो रिएक्टेंट क्या था आपका, रिएक्टेंट लिक्विड था, और उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका मैक्सिमम था। उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था आपका, मैक्सिमम था, क्योंकि जब इनिशियली लिक्विड फेज में था। जब टाइम टी हुआ, तो टाइम टी होने पर आपके पास में रिएक्टेंट तो अभी भी लिक्विड ही है, रिएक्टेंट तो अभी भी आपका क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपके पास में प्रोडक्ट वेपर भी आ गया, वेपर भी फॉर्म होने लग गए, टी टाइम पर वेपर फॉर्म भी आगे आने लग गया आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में। और इस केस में आपका क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, लिक्विड से वेपर की फेज में भी जा सकता है और वेपर से लिक्विड की फेज में। तो लिक्विड से वेपर फॉर्म जाना इवेपोरेशन, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन को देखेंगे, और वेपर से लिक्विड में आना कंडेंसेशन, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन को हम लोग देखेंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो आपका कांस्टेंट हो गया है, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, एक सेम रेट से आपका इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन कंडेंसेशन आपका बढ़ने लग जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करने लग जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, और वेपर फेज में जैसे ठंडे होंगे वो कंडेंस फेज में आएंगे, ये चीज है, ठीक है। नाउ एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइम इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उस केस में क्या होगा आपका, कि आपके पास में प्रोडक्ट लिक्विड भी प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, और साथ ही साथ वेपर भी प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, जो कि बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी लिक्विड फेज में और वेपर फेज ने क्या कर दिया है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना दिया, इन्होंने मिलकर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना दिया। और इस टाइम पीरियड पे जो आपका मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स का लिक्विड सरफेस पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना चाहें, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स in the dynamic condition, जिस डायनेमिक कंडीशन में आपका वेपर आपका ओवर surface of a liquid enclosed container is called vapor pressure, is called vapor pressure, is called vapor pressure।
और यहीं से कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था किसका, हमने कॉन्सेप्ट बताया था बॉइलिंग पॉइंट का। अगर ये वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, अगर ये वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो गया, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो गए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये वो केस है जहां पे आपके पास में वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? वेपर प्रेशर आपका बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ यहाँ से क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करें प्योर लिक्विड की बात करें। तो जो वेपर प्रेशर आपका लग रहा था यहाँ पे, मान लो एक ए लिक्विड है, ये आपका ए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, ये एक ए लिक्विड है। तो इसमें जो वेपर्स बने थे आपके, इस तरीके से वेपर्स बने थे छोटे छोटे, ये वेपर्स बने थे आपके, ये वेपर्स हैं। तो ये जो वेपर्स कहलाए जाएंगे आपके, ये ए के वेपर हैं, और ये प्योर लिक्विड है। ये कैसा लिक्विड है आपका? प्योर लिक्विड है। और प्योर लिक्विड में जो वेपर प्रेशर लगेगा आपका, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या है आपका? पी नॉट ए इज योर मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ऑफ लिक्विड ए इन, या बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ यहाँ पे एक टर्म और बोला जाता है इसको, वो बोला जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर। याद रखिएगा कि किसी भी वेपर फेज में जो मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है, तो मैक्सिमम प्रेशर जो पी नॉट ए, ये जो एग्जर्ट होगा आपका, ये आपका एट बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेपर्स आपके जनरेट होंगे। क्योंकि इस बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता क्या है कि वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आने लग जाते हैं, इक्विलिब्रियम बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए कि किस तरीके से ये आपका जनरेट होगा। तो एक पार्शियल वेपर प्रेशर जो है आपका, ये लिक्विड के टर्म में हम लोग यूजुअली इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड वेपर प्रेशर बोल देते हैं, है ना। लिक्विड का टर्म है तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लिक्विड वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोनों चीजें हम लोग लेकर चलते हैं। तो यूजुअली हम लोग लिक्विड वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर जो सटीक जो वर्ड है, या आप बोलो कॉन्सेप्चुअल जो वर्ड है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए रहता है। ठीक है, ये चीज है। तो कई बुक्स में आपका पार्शियल वेपर प्रेशर और लिक्विड वेपर प्रेशर भी लिखा होगा, तो आप इससे वो मत हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चीज होती है। ये जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे हम लोगों के पास में दो लिक्विड है, एक है आपका H2O का लिक्विड है, और एक है आपके पास में इथेनॉल का लिक्विड है। तो अगर हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो यूजुअली वो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो अगर हम लोग देखें तो H2O के अंदर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर में आपका एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर में आपका एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू किसके? इथेनॉल में भी है बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के कंपैरिजन में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि इसके कम मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके वेपर फेज पर जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखो, जैसे आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है आपका, और ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ले लूं, अगर मैं ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ले लूं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, और जितने OH ग्रुप होंगे आपका उतने ज्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके कंपेरिजन में। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? इन दोनों के कंपेरिजन में इसका होगा। जितनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा क्या होगा आपका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये चीज को स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हमको लेकर चलना है।
नाउ आगे हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हुए डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड इंटरेक्शंस का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड इंटरेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस आपके नेचर के बेसिस पे अगर हम लोग देखिए तो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल और एक होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल। एक सब्सटेंस होता है आपके पास में वोलेटाइल और एक होंगे आपके पास में नॉन वोलेटाइल। एक होते हैं वोलेटाइल और एक होंगे आपके पास में नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो जिनका क्या होगा, एक हैविंग डेफिनेट वेपर प्रेशर, एक वेपर प्रेशर होगा इनका, इनके पास एक डेफिनेट वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। यानी पी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनके केस में पी नॉट जीरो के बराबर नहीं होगा। और जो अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो नॉन वोलेटाइल के केस में नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन, नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन, इनके पास वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वे वेपराइज नहीं हो पाते हैं, यानी पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी वेपर प्रेशर की फॉर्म में नहीं जाएंगे। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या आपके पास में H2O है, इथेनॉल है ना, ये जो वोलेटाइल होते हैं आपका, मिथेनॉल है, बेंजीन है, टॉल्वीन है, ये सारे आपके कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ओके। और अगर हम इसकी बात करें, वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करें, इनमें बात करें अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल की, तो जैसे क्या हो गया, यूरिया हो गया आपका, है ना, यूरिया हो गया, NH2CONH2, ये नॉन वोलेटाइल है। ग्लूकोज हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये इस तरीके के सब्सटेंस क्या होता है, C6H12O6, ये सारे के सारे सब्सटेंस आपके नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो पहला तो ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से सब्सटेंसेस का। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग, इनकी जब मिक्सिंग कर लेंगे हम लोग तो यहाँ से समझेंगे कि किस तरीके से जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड है इनको हम लोग सोल्यूशन जनरेट करेंगे इनसे, और देखेंगे किस तरीके से वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क हम लोग जनरेट करने वाले हैं, वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के दो केसेस हम पढ़ेंगे। तो पहला केस है आपके पास में, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो एक में हम लोग वोलेटाइल लेंगे, एक में हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे। तो ये फॉलो करेगा आपका राउल्ट्स लॉ, ध्यान में रखना राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरेट होगा आपका राउल्ट्स लॉ। तो आपके पास में सोल्यूशन जो है इस तरीके का, इसके बाद दो चीजें, एक तो आपके पास में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है NBS है, और दूसरा क्या आपके पास में सॉल्वेंट है, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास में एक सॉल्वेंट है जो कि क्या आपका A है इस सोल्यूशन के अंदर। अब इनकी फेज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर, है ना, एक जगह पे लिख लेते हैं हम लोग नेचर, और देख लेते हैं इनकी फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेपर प्रेशर, और डिस्कस कर लेते हैं मोल्स, और डिस्कस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो नेचर की बात करें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका कैसा है, ये नेचर कैसा है इसका, नॉन वोलेटाइल है। अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट कैसा आपका, वोलेटाइल है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड है, तो ये कैसा आपका, लिक्विड है। सॉल्वेंट कैसा आपका, लिक्विड है। अब ये नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर, और यहाँ पे आपके पास पी नॉट एच होगा, गिवन होगा, ये गिवन होगा। ए की बात करें तो ए की फॉर्म में दे रखा है। मोल्स की बात करें तो इसके एन होंगे, और इसके मोल्स कितने होंगे, एन होंगे, और इसके जो मोल फ्रैक्शन होगा जाई भी होगा, इसका क्या होगा, जाई होगा। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके से हम लोग सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। जो जाई भी होगा आपका बराबर होगा किसके, NB अपॉन Na प्लस NB, और जाई ये जो होगा किसके बराबर होगा, Na अपॉन Na प्लस NB। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन रहता है, मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब हम देखें इसको, अगर तो ये आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट है ए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है ए, तो ये इस तरीके से, ये आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है ए, ये ए प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास में वेपर प्रेशर जनरेट होने वाला है, दिस इज जो यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा, दैट विल बी पी नॉट ए, क्या होगा, पी नॉट ए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं इस पे सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ बी, अब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूट बी,
और जैसे ही मैं इसमें सॉल्यूट बी ऐड करूंगा तो बी ऐड करने पर क्या होगा, बी ऐड करने पर अब जो है इसकी कहानी कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पे आपके पास में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से बी के, कुछ जो जो सरफेस को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे सरफेस को ऑक्यूपाई कर देंगे। अब ये नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पे जो आपके पास में प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी पीए। तो पीए क्या है आपका, पीए वेपर प्रेशर है आपका सोल्यूशन में, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात करें हम लोग, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि प्योर फॉर्म में आपके ज्यादा वेपर होंगे, तो जब ज्यादा वेपर होंगे प्योर फॉर्म में तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके, सोल्यूशन की फॉर्म। सोल्यूशन में जो है आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। तो यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपके पास में प्योर दिया रहता है, यानी गिवन रहता है, और निकालना क्या होता है आपको, निकालना ये होता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ से क्या जनरेट होता है आपका, राउल्स लॉ, यहाँ से क्या निकलता है आपका, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ किसके लिए आता है आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम लोग ऐड करते हैं। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड, ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड, या आप बोल सकते हो वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to mole fraction of that component, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। यानी जो आपके पास में पीए होगा, जो पीए होगा वो किसके बराबर होगा, पीए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पीए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइए, कि कितना अमाउंट है आपका मोल फ्रैक्शन का उसमें जाइए के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो यूजुअली हो क्या रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के केस में हम लोग जब सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूट डाल देने की वजह से जो लिक्विड कंपोनेंट है आपका, जो सॉल्वेंट है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जा रहा है वेपर फेज में जाने के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। जिसको मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करना चाहें उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि पीए जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जाइए के, और पीए जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के इनटू जाइए। पीए क्या आपका, ए का वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। तो जब हम लोग क्या बोल देते हैं कि मान लो प्योर है, जाई आपका 1 है, जब हम लोग मान लेते हैं कि जाई 1 क्या प्योर, प्योर में जाई 1 होगा, तो उस केस में जो पीए है किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। पीए जो आपका पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, यानी पी नॉट ए किसके बराबर मान सकते हैं हम लोग, के बराबर मान सकते हैं, कांस्टेंट के बराबर। और इसकी जगह पुट कर दो आप, इसको पुट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जाइए, पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए, जो कि एक, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि पीए इक्वल टू क्या होता है आपका, पी नॉट ए इंटू जाइए के बराबर। अब इसको आप मार्क कर लीजिए 1, ठीक है, यही याद करना है आपको, पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए। फिर से बता दे रहा हूँ, पीए जो आपका वेपर प्रेशर है किसका, कंपोनेंट का सोल्यूशन में, और पी नॉट ए जो है उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है लेकिन प्योर स्टेट में। नाउ जाइए प्लस जाई बी किसके बराबर होता है आपका, 1 के बराबर होता है। जाइए प्लस जाई बी किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर। और हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जाइए, आप इसके टर्म में भी निकाल सकते हो, या फिर चाहे तो आप इसकी टर्म में भी निकाल सकते हो 1 माइनस जाई बी, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो आप। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जाइए की जगह, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका जाई बी, ठीक है। और आगे अगर हम लोग देखें तो पी ए क्या आपका, पी ए आपका पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जाई बी के बराबर। अब जो पी नॉट ए और की वाली जो टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए आप लोग, है ना, इधर ले आइए आप इसको। तो पी ए जो होगा आपके पास में पी नॉट ए माइनस पी ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी नॉट ए इंटू जाई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास में पी नॉट ए माइनस पी ए है अपॉन पी नॉट ए, ये किसके बराबर आएगा आपका, जाई बी के बराबर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आगे चल के मैं आपको कॉलिगेटिव पढ़ाऊंगा, उसमें भी इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको आप लोग सेकंड ले लीजिए चाहे तो, इस वाली को आप सेकंड ले लीजिए, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है कि जो प्योर का था, प्योर का तो पी नॉट ए ज्यादा था, अब सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब उसका कितना चेंज आया है,
उसी को हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं। तो रिलेटिव का मतलब होता है चेंज आना। तो चेंज क्या आपका, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाई बी। तो जाई बी भी आपका क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन में कितना चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसको दोनों तरफ आप लोग 1 से माइनस कर दीजिए। किस तरीके से करेंगे देखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जो कि बराबर होगा किसके, जाई बी के बराबर होगा। अब इसको क्या कर दीजिए आप, इनवर्स कर दीजिए। कैसे करेंगे इनवर्स, जाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसको लिख लीजिए इस तरीके से, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जस्ट सेकेंड, इसको इनवर्स कर लीजिए और वहीं पे आप चेंज कर लेना। ऐसा लिखना है इसको, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, और दोनों तरफ -1 कर दीजिए। दोनों तरफ आप लोग -1 कर दीजिए। जब -1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी अपॉन एन बी। ये आपके पास में बना। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो एन बी से एन बी कैंसिल आउट हो गया आपका, और पी ए से पी नॉट ए माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया आपका, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने कौन से, एक तो याद रखना है आपको पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या, जाई बी, और दूसरा आपको याद रखना है पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चाहे तो इसको फर्दर आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, करना चाहो तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन, ठीक है। इससे भी आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये याद रखिए की बात है। और एक चीज आपको मैं मार्क करवा दूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन इसको आप मिसअंडरस्टूड मत कर देना। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये तो इसका फॉर्मुलेटेड वर्जन है, इसका कन्वर्टेड वर्जन है। जो आरएलवीपी है वो ये है, ये आपका आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पे अगर इसमें जो पी नॉट ए माइनस पी ए है, इसको हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया है। आपको क्या करना है, इतना लेक्चर देखना है और इसके फॉर्मूलास को समझना है किस तरीके से मैंने डिराइव किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो जिन पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेस्ड है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर में। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखिए, कल मैं इसका फर्दर लेक्चर अपलोड करूंगा और आप लोग लिक्विड सॉल्यूशन को तब तक समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो among your friends.